आज लूसेंट का यह नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत चैप्टर। इसके पहले 4 चैप्टर का जो है एमसीक्यू हम करा दिए हैं। आज यह 5वां चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ये कौन सी किताब का है तो आपको पता ही होगा कि जो बड़ा वाला लूसेंट है, बड़ा वाला लूसेंट से हम यह एमसीक्यू करा रहे हैं। किसी भी अगर एग्ज़ाम को अगर निकालना है, जैसे खास करके अगर किस दरोगा, बिहार दरोगा हो गया या बीपीएससी हो गया, मतलब किसी भी एग्ज़ाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है जो जीके बेसिस वो एग्ज़ाम हो, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक किताब है लूसेंट। लूसेंट में 2 किताब आता है, एक सब्जेक्टिव वाला आता है, एक ऑब्जेक्टिव वाला आता है। तो हम जो है ऑब्जेक्टिव का हम लोग आप लोगों को ये वीडियो देने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए 5वां चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो है हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या हो जाते हैं? ऋणावेशित हो जाते हैं कि धनावेशित हो जाते हैं कि उदासीन रहती है कि पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है? तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह जो है छड़ वो धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? तो धनावेशित हो जाती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ठीक है, तो जब आवेश का नाम ले ले, ठीक है, और कितना आवेश? 2 आवेश, और बल से, तो बल बराबर होता है, जो बल जो होता है Q1 गुना Q2, ठीक है, बटा R² होता है। ठीक है, जब यह इन्वर्सली जब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे नियतांक आ जाएगा K। तो वही कह रहा है कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो कौन सा? तो इसको हम कहते हैं कूलम्ब का नियम। तो कौन सा नियम हो जाएगा? तो कूलम्ब का नियम हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर कह रहा है कि 2 विद्युत आवेश, समझ गए, वहीं F बराबर K Q1 इंटू Q2 बटा R²। आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनका विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ये Q1 आवेश का है और यह Q2 आवेश का है। ठीक है, इसके बीच की दूरी पहले R था, लेकिन अब कह रहा है कि इसकी दूरी को क्या कर दिया जाता है? तो आधा कर दिया जाता है, आधा कर दिया गया। तो उसके बीच लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि जब R रहता है तो विद्युत बल का मान कितना होता है? यहाँ पे Q1 गुना Q2 बटा R² होता है। जब R की जगह पे यहाँ पे क्या दे दिया है? आधा कर दिया, यानी कि R/2 जब करेंगे, ठीक है, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 गुना K Q1 गुना Q2 बटा R²। देखिए यह कितना गुना हो गया? तो 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका यहाँ पे C। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका C। अब देखिए 5 नंबर में क्या कर रहा है कि समान आवेशों में होता है। समान आवेश जैसे मान लीजिए कि एक आवेश जो है यहाँ पे प्लस है और दूसरा आवेश प्लस है, तो प्लस और प्लस के बीच क्या होता है? ठीक है, चाहे माइनस और माइनस के बीच क्या होता है? ठीक है, तो जब समान आवेश रहेगा, देखिए ये भी समान है और ये भी समान है, तो इसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा कि विकर्षण होगा? तो यह विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण। ठीक है, वहीं अगर अलग अलग रहेगा, जैसे मान लीजिए ये लड़की है, तो लड़की लड़के के बीच कभी अट्रैक्शन होता है? नहीं होता है। ये भी मान लीजिए दोनों एक ही ना है, ये भी लड़की है, चाहे लड़का लड़का के बीच कभी अट्रैक्शन नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर अलग अलग रहे, ठीक है, जैसे प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, अब बताइए इसके बीच तो अट्रैक्शन होगा, यानी कि इसके बीच क्या होगा? तो आकर्षण होगा। तो वही कह रहा है कि समान आवेश में होता है, समान आवेश में होगा क्या होगा? तो विकर्षण होगा, आकर्षण कभी नहीं होगा। अलग अलग आवेश में क्या होता है? तो आकर्षण होता है। समझ में आ गया? अब चलिए 6 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की छाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाते हैं? तो ऋण आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ऋण आवेशित हो जाते हैं। देखिए धन आवेशित और ऋण आवेशित का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आप समझ जाइए। धन आवेशित मतलब कि
आपके पास अगर कोई सामान है, अगर आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो इसको कहेंगे धन आवेशित, ठीक है। अगर आप किसी से ले रहे हैं तो इसको कहते हैं ऋण आवेशित। लेंगे तो ऋण आवेशित और देंगे तो धन आवेशित, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन का आवेश कितना होता है, 2- होता है। अब देखिए 2- का मतलब क्या है कि यह 2 गो जो है इलेक्ट्रॉन ये लिया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है तो लिया है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम, सोडियम पर 1 आवेश होता है +1, और +1 का मतलब क्या हुआ कि +1 आवेश जो है दिया होगा, ठीक है। तो जो देता है तो उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, जो लेता है उसे हम माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की छाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगा। अब बताइए, एबोनाइट की छड़ है, बिल्ली की छाल है, ठीक है। तो बिल्ली की जो छाल है वो क्या होगा, तो उसका छाल पर का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, तो वह एबोनाइट की छड़ पर आ जाएगा। तब बताइए एबोनाइट के छड़ पर आ जाएगा मतलब ये ले लेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है तो ग्रहण कर रहा है। तो ग्रहण जब करता है तो क्या कहलाता है, ऋणावेशित कहलाता है। वहीं अगर देने का बात आएगा, अगर ये दे देता तो क्या कहलाता, धनावेशित कहलाता, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर कर रहा है कि वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। अभी बताएं, ठीक है। आवेशन किसके स्थानांतरण मतलब किसके ट्रांसफर के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के कारण जो है आवेशों का स्थानांतरण के कारण होता है आवेशन, ठीक है, वस्तु का आवेशन, ठीक है। समझ में आया क्या। अब देखिए 8 नंबर कर रहा है कि आप कार में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं। यदि असमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए मतलब आप क्या करेंगे। आप 4 चक्का यानी 4 व्हीलर यानी कार से आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे, तो कार की खिड़की आप बंद कर लेंगे, कि कार की खिड़की आप खोल देंगे, कि कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कि कार के ऊपर बैठ जाएंगे। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर आसमान से बिजली गिरने वाली है तो क्या कार के ऊपर बैठिएगा, बिल्कुल गलत है। कार से उतर करके नीचे बैठ जाइएगा, बिल्कुल गलत है। कार के खिड़की खोल दीजिएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। कार के खिड़कियाँ बंद कर लेंगे, अगर खुला है तो कार के खिड़की क्या कर लेंगे, तो बंद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या है। देखिए 2 आवेश का बात कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उनके मात्राओं के गुणनफल के क्या कर रहा है, तो अनुक्रमानुपाती। मतलब यहाँ पे समझिए कह रहा है कि 2 स्थिर आवेशों के बीच, अरे यार रुको, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल, जैसे मान लीजिए कि एक आवेश Q1 है और एक आवेश Q2 है, तो इसके बीच लगने वाला बल जो है उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती मतलब सीधा समानुपाती, तो Q1 गुना Q2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि F जो है उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब F दोनों में कॉमन है तो क्या हो जाएगा, तो F और आपका हो जाएगा प्रोपोर्शन का चिन्ह, और उसके बाद Q1 गुना Q2 अब बटा कितना हो जाएगा R²। जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर आएगा। बराबर की जगह जब बराबर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नियतांक Q1 गुना Q2 बटा R²। यह नियम क्या कहलाता है, ठीक है, तो कूलम का नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है, तो कूलम का नियम कहलाता है। अब देखिए आगे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किसको, तो विभवांतर को। किसको मापते हैं, तो विभवांतर को। कह रहे कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है बिंदुओं के बीच के क्या, तो विभवांतर को। देखिए विभवांतर किसे कहते हैं, विभवांतर कह रहे कि अनंत से, ठीक है, किसी Q आवेश को, किसी धन आवेश को एक बिंदु से, अनंत नहीं सॉरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, मान लीजिए कि यहाँ तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो विभवांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विभवांतर बोलते हैं। तो वही बात बोला है
कि एक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है, तो ले जाने में किए गए कार्य क्या कहलाता है, यहीं से आप समझ सकते थे, तो विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विभव या विभवांतर के मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, याद रखिएगा। अब देखिए, धातु विद्युत की सुचालक होती है। धातु क्या होती है, तो विद्युत के सुचालक होती है। क्यों, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें क्या होते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनके परमाणु हल्के होते हैं, ऐसा बात नहीं है। उनका गलनांक कुछ होता है, नहीं, उनके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है, सबसे अधिक विद्युत चालक है, तो वो कौन हो जाएगा, तो 12 का हो जाएगा डी, मतलब कि आपका चांदी हो जाएगा। अति चालक का लक्षण है, अति चालक का लक्षण क्या है, तो वह है उच्च पारगम्यता, उच्च पारगम्यता अति चालक का लक्षण है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है, तो 14 के आंसर कौन हो जाएगा, तो आर्सेनिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आर्सेनिक। जर्मेनियम, सिलिकॉन और सेलेनियम, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये अर्धचालक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे कि उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि ताप के बढ़ाने पर, टेम्परेचर को बढ़ाने पर चालक पदार्थों का वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 16 का क्या हो जाएगा, तो ए, वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटता है। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा जबकि वैद्युत चालकता घटता है। ठीक है, 17 नंबर देखिए, 17 में क्या कर रहा है कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों, तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, तो निम्न होती है। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, तो निम्न होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, तो यूनिट यानी कि मात्रा, तो आपका एम्पियर होता है। कह रहा है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच, ठीक है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है। कराए आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वह हो समान विभव पर। क्या हो, तो समान विभव पर होगा दो आवेशित वस्तु, तो उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कर रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ठीक है, मतलब एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, तो 20 का आंसर क्या होगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। 21 में क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत फिटिंग्स में ठीक है एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी, यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत उपकरण में यानी कि अर्थ का उपयोग होता है, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सी सुरक्षा के लिए। किसके लिए, तो सुरक्षा के लिए। हाँ देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है यार, VVI क्वेश्चन, इसको मान लीजिएगा। सब तो VVI क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है ना बहुत बार पूछा है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो अनंत होती है, यानी कि असीमित होती है, असीमित होती है। कर कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है, किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। उसके बाद करें कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसकी धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए इसका एक फार्मूला होता है, तो फार्मूला पर निकलेगा। क्या फार्मूला होता है, ओम का नियम आपको पता होगा। ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर IR।
ठीक है। देखिए ओम का जो उच्चारण करता है वो वीर हो जाता है, VIR मतलब वीर, ठीक है। इसी पर आधारित है। क्या दिया है 440 ओम। आपको जब पता होना चाहिए प्रतिरोध का जो है मात्रक क्या होता है तो ओम होता है। तो प्रतिरोध का मान कितना दे दिया है, चलिए तो V बराबर IR। हम आपको बताए हैं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो जहाँ ओम लगा हो समझिए कि प्रतिरोध का मान दिया, यानी कि R का मान कितना दे दिया है तो 440 ओम दे दिया है। उसके बाद यदि इसे 110 वोल्ट यानी कि विभव यानी V का मान कितना दे दिया है तो 110 दे दिया है। स्रोत से जोड़ा जाता है तो कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो इस फार्मूला पर रख करके आप आराम से बना सकते हैं। V बराबर क्या होता है तो IR होता है। V का मान कितना दिया है 110 और I का मान तो निकालना ही है। R का मान कितना दे दिया है 440। यहाँ से हम I का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 110/440। जब काटेंगे इसको तो 0.25 एम्पियर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसको निकालते हैं जिसका मान उसका मात्रक लास्ट में हम लगा देते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा तो B हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं 26 नंबर। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक अभी बताया है क्या होता है तो ओम होता है। इसका संकेत क्या होता है तो ऐसे होता है, ठीक है, ओम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं किस क्रम में। घर में जो लगे पंखा है वह किस क्रम में लगे होते हैं, तो 27 का हो जाएगा C समांतर क्रम में। आपसे क्वेश्चन करें कि घरों में जो लाइन को जोड़ा जाता है, ठीक है, वो किस क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में जोड़ा हुआ रहता है। उसके बाद देखिए जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष समीकरण I बराबर V/R बनाया, वहीं V बराबर IR, जो वोल्टेज धारा या वोल्टेज होना चाहिए, वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है, ठीक है। तो 28 का आंसर कौन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1827 में। यानी कि ओम का नियम V बराबर IR कब दिया गया तो 1827 में। किसके द्वारा तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। 28 नंबर हो गया। अब चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक है, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तार की त्रिज्या जब आधी कर देंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा तो 29 का हो जाएगा आपका D 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा तो 16 गुना हो जाएगा। 30 में देखिए क्या कर रहा है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी है। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान रहे तो इसे डैश डैश का नियम कहा जाता है, ठीक है। 30 का क्या हो जाएगा आंसर आपका C हो जाएगा। देखिए बहुत बढ़िया एक बात बोला है क्या है कि एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच का विभवांतर जो है उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या है, तब विद्युत धारा के वह समानुपाती है। विद्युत धारा का क्या है तो वह समानुपाती है, ठीक है। यदि तार का ताप समान रहे तो इसे नियम क्या कहा जाएगा, जब यह प्रोपोर्शन का साइन हटेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बराबर आएगा। बराबर आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R आ जाएगा। सॉरी एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे कर धातु के तार सिरों के बीच विभवांतर जो है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती है। यहाँ विभवांतर बोला है, सॉरी। V जो है V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके I के। तो V जब हटे का प्रोपोर्शन का साइन तो एक आता है नियतांक, तो नियतांक आ जाएगा K, तो बराबर क्या आ जाएगा I। लेकिन यहाँ पे K नहीं आता है, यहाँ K के जगह पर क्या आता है तो K के जगह R आता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब बताइए यह किसका नियम कहलाता है तो ओम का नियम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है तो विशिष्ट प्रतिरोध जब बोले तो इसका SI मात्रक आपका ओम मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओम मीटर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है यदि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 12 मीटर कर दी जाए, अब तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तार का प्रतिरोध जो है क्या हो जाएगा तो 32 का पहले का 2 गुना हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। देखिए जो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। अगर उसके लंबाई को 2 मीटर कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा तो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल का जो है ना यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा।
तो यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, अगर प्रतिरोध घटेगा तो लंबाई भी घटेगा, बात खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर देखिए, 33 में कह रहा है कि एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट होता है तो अमोनियम क्लोराइड का, किसका, तो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर में क्या कह रहा है कि शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऋण इलेक्ट्रोड का संबंध जिंक का बर्तन से हो जाएगा, धन इलेक्ट्रॉन तो कार्बन की छड़ से हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, उसके बाद इलेक्ट्रोटाइड जो है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट हो जाएगा, विध्रुवक का हो जाएगा इससे, मतलब कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्ट होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, शुष्क सेल जो है वह प्राथमिक सेल है, कैसे सेल है, तो प्राथमिक सेल है। 37 नंबर देखिए, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। 38 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो 38 का हो जाएगा या ये फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित प्रथम नियम है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए क्या कह रहा है कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है, तो फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर में, कह रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, यह नियम किसका है, अभी इसके पीछे बताए थे ओम का नियम है। ठीक है, भी जो है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन आई के हैं। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, यानी प्रतिरोध हो जाएगा। अब देखिए फैराडे का नियम संबंधित है, फैराडे का जो नियम है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है कि एक फ्यूज तार का उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो 41 का हो जाएगा आपका पी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए, विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ये देखिए थोड़ा सा फ्रेश नहीं आया है, बस इसको थोड़ा सा आप लोग गौर से इसको ध्यान से सुनिएगा, लेकिन इसके बाद जब भी हम लाएंगे वीडियो उसमें ऐसा गलती नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा सा फ्रेश नहीं आया है, फिर भी देख लीजिए आप बढ़िया से। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, ऑप्शन बोल देते हैं, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकत्व कम हो। 42 का फिर से क्वेश्चन हम आपको बोल देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गलनांक कम हो। फिर से क्वेश्चन सुनिए, कह रहा है कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या हो, तो कम हो। 43 नंबर क्या कर रहा है कि एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। आगे देखिए, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। बिजली सप्लाई के मेंस में ठीक है, फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है, बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका गलनांक निम्न होता है। देखिए 45 नंबर, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो 45 का आपका हो जाएगा सी, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है, फ्यूज का जो है सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत क्या है, तो विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव, विद्युत का उष्मीय प्रभाव। 46 हो गया। अब चलिए 47 नंबर, 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। ठीक है,
फ्यूज तार बनाई जाती है। मतलब फ्यूज जो है किसका किसका मिश्रण होता है, बात वही है। तो हो जाएगा टीन और लेड का, यानी कि टीन मतलब एस एन, लेड मतलब पीबी। टीन और पीबी का मतलब एस एन और पीबी का है मिश्रण, कौन, तो फ्यूज तार। उसके बाद कह रहा है कि एक बिजली की फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए 48 का आंसर कौन हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा, कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है, तो 49 का हो जाएगा आपका डी, यानी कि टंगस्टन। किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। 50 नंबर देखिए क्या कर रहा है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्यों, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्यों, तो क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करती है, बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करती है। तो समझ में आएगा 50 का ये हो जाएगा। अब देखिए 51 में क्या करें कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है, तो 51 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ये, टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। 52 नंबर देखिए क्या करें कि बिजली के बल्ब के मुकाबले, ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, ठीक है, क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। 53 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्यों, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्यों, क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है, क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है, क्योंकि उसका उच्च गलनांक होता है। अब देखिए 54 नंबर, नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, क्यों, तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में से बी और सी दोनों के कारण। इसके तार खींचे जा सकते हैं, इसकी विशिष्ट प्रतिरोध ऊंच होती है, ठीक है, तो नहीं, इस लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनती, यानी कि कौन कौन हो जाएगा, तो बी और सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी और सी। तो बी और सी ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब देखिए करें कि ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है, तो 55 का हो जाएगा इसमें 60 से 70%, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, तो 56 का क्या हो जाएगा, तो 56 का हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी, विद्युत हीटर भी है, विद्युत बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, बहुत आसान भी क्वेश्चन है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप में एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होती है। तो देखिए जो भी चीज़ दिया रहे अगर यूनिट में मान पूछे तो कहता है कि जितना चीज़ दिया है ना सबको ऊपर गुना कर दो, 1000 से भाग कर दो। तो देखिए मैं क्या क्या दिया है, ठीक है, 100 दिया है तो 100, उसके बाद क्या दिया है, तो 10 घंटा दिया है तो 10 से गुना कर दिया, और कुछ दिया है नहीं दिया है ना, ठीक है, कितनी यूनिट ऊर्जा प्रयुक्त होगी, अगर यूनिट का मान निकालना है तो 1000 से आप भाग कर दीजिए। देखिए 1000 से 1000 कट गया, कितना होगा, तो 1 यूनिट होगा, यानी कि 57 का कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो 57 का ऑप्शन ये हो जाएगा, बस हो गया। 58 में देखिए 58 में भी सेम वही क्वेश्चन है, कि 1 घंटा वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है और 5 प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा। अब बताइए 5 प्रति मतलब कह रहा है कि 1 यूनिट का खर्चा 5 रुपया है, ठीक है, 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपया है, तो बताइए पहले कितना यूनिट आएगा। अगर 1 यूनिट आया तो 5 से गुना करेंगे, 2 यूनिट आया तो 5 में 2 से गुना कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो पहले यूनिट का मान निकालिए, तो यूनिट का मान निकालने का मतलब क्या होगा कि ये जो दिया है मान उसको गुना कर दीजिए, तो 100 गुना 10 से गुना करेंगे, बटा भाग कितना करेंगे हम 1000 से, देखिए तो इससे कट गया, कितना बचा 1। अब बताइए 1 यूनिट का माना गया था, 1 यूनिट का दाम कितना रुपया है, 5 रुपया है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब 59 नंबर देखिए, 59 में क्या कर रहा है कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब, ठीक है, 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है, बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट
घंटा। 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो इसको भी उसे निकालेंगे, ठीक है। 100 गुना 10, ठीक है। और कितना दिन है, तो 3 दिन है, बटा कितना से करेंगे तो 1000 से 1000 कट गया, कितना बचा आपका, तो 3 बचा। तो 59 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 59 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर तो आधारित है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया, 60 का ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल एक क्या है तो वाटेज, ठीक है, वाटेज। 1 मिनट, 60 के आंसर को हम देख ले, 60 का एक केवल एक, हाँ वाटेज किसके मापन पर आधारित है तो वाटेज। 61 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है, एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। देखिए सेम वही चीज़ बोले ना, सबको गुना कर दीजिए, 100 गुना 10 गुना 30 बटा 1000, 3 को 0 से 3 को 0 कट गया, कितना बचा तो 30, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो 61 का कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 62 में देखिए क्या करा है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया, तो 62 का हो जाएगा सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अब देखिए आगे, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक बनाए जाते हैं, त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं तो वो तांबा के, किसके बनाए जाते हैं तो तांबा के बनाए जाते हैं त्वरित चालक। 64 नंबर देखिए, 64 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो देखिए त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, हाँ बिल्कुल बचाता है। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं, हाँ बिल्कुल भेज देते हैं, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, आर जो है ए का सही कारण नहीं है। 65 नंबर देखिए क्या करेंगे, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है। विद्युत बल्ब का जो है तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। देखिए क्वेश्चन क्या करें कि तार है, तार में भी हम विद्युत धारा लेके जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 1 मिनट, ये तार से हम विद्युत धारा लेकर के जा रहे हैं और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा पहुँच रहा है तो इसमें जो तंतु लगा है वो चमकने लग रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं चमक रहा है, जा तो रहा है इसी में। तो देखिए क्या करें कि धारा प्रवाहित करने से, सॉरी कहाँ गया, तंतु का प्रतिरोध जो है तारों की अपेक्षा अधिक होती है, तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा क्या होती है तो अधिक होती है। 66 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, तो 66 का कौन हो जाएगा आंसर, 66 का हो जाएगा बी, सिलीनियम, सिलीनियम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि शुष्क सेल यानी कि बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। तो 67 का आंसर कौन हो जाएगा तो ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है, कौन सा अंकित होता है। तो 68 का आंसर कौन हो जाएगा तो 68 का आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 6500 केल्विन हो गया। उसके बाद देखिए, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं, वे जुड़े होते हैं। तो 69 का हो जाएगा ए, यानी कि श्रेणी क्रम में। जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जुड़े होते हैं, किस क्रम में तो श्रेणी क्रम में। अब देखिए प्रतिरोधों का जो है ना जोड़ जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो आर टोटल बराबर होता है R1 प्लस R2। और समांतर क्रम में देखिए कह रहे हैं समांतर क्रम, लेकिन समांतर क्रम में नहीं होता है, 1/R टोटल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 तरह से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में और दूसरा होता है समांतर क्रम में। तो वही कह रहा है कि प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर क्रमवार जोड़ा गया है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर क्रमवार जुड़ा हुआ है तो वे जुड़े होते हैं, तो किसके श्रेणी क्रम में। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग हम करते हैं, किसका उपयोग करते हैं। तो 70 का आंसर कौन हो जाएगा तो आपका 70 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम। उसके बाद देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 11 ओम 22 ओम और 33 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध पार्श्व संयोजित होते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा।
ठीक है। इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आपको हम बताए हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि पार्श्व संयोजित होते हैं, पार्श्व। ठीक है, तो पार्श्व संयोजित का मतलब क्या हुआ, तो देखिए पार्श्व संयोजित का मतलब क्या हुआ, तो समांतर क्रम होता है। क्या होता है, तो समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, तो 1/r टोटल बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, होता है कि नहीं होता है। तब देखिए प्रतिरोध का मान कितना दे दिया, 1 दिया 11। ठीक है, तो इसको निकालिए, यहाँ रखेंगे 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे तो 11, 22, 33 का लघुत्तम क्या आएगा, तो 33 आएगा। 11, 22, 33 का लघुत्तम क्या आएगा, यहाँ पे 33 आएगा। 33 में 11 से भाग कीजिएगा तो 11 3 33, 22 से भाग कीजिएगा, नहीं गलत हो गया ना, 33 नहीं आएगा, बेसी आएगा। कितना आएगा, 11, 11, 22 और 33, 11 से 11 दूना 22, 11 3 33, 3 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 66 आएगा, सॉरी 66 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे, 66 आएगा, यानी कि 1/11 प्लस 1/22 प्लस 1/33 का निकालेंगे तो यहाँ पे 66, 11 6 66, 22 3 66 और 33 दूना 66, ये 1/r टोटल। देखिए जितना आपका प्रतिरोध का आएगा उतना लिखेंगे, अगर 4 को प्रतिरोध दिया रहता तो 1/r4 हम कर देते हैं। अब देखिए 6 3 9 9 2 11 हो गया, यानी कि 1/r टोटल का मान कितना हो जाएगा, तो 11/66 हो जाएगा। इसको जब पलटेंगे तो r टोटल बराबर कितना हो जाएगा, तो 66/11 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11 6 66 हो जाएगा, जिसका तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, तो 6 ओम के बराबर आ गया। भौतिकी का कौन सा नियम ये बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाती है। ठीक है, तो 72 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी कूलम्ब का नियम। करेंगे भौतिकी कौन सा नियम बताता है कि जब विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है, दूरी क्या हो जाता है, दोगुनी हो जाती है, तो उनके बीच का बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाती है। बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि F बराबर जो होता है Q1 गुना Q2 अब बटा कितना होता है r²। अब बताइए इसको जब हम क्या कर देंगे, हम दोगुनी कर देंगे, क्या कर देंगे, दोगुनी कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा, तो 1/4 नहीं हो जाएगा, तो 1/4 हो गया कि नहीं हो गया। और फिर यहाँ पे Q1 गुना Q2 अब बटा r², देखिए तो आया कि नहीं आया, 1/4। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, तो कूलम्ब का नियम हो जाएगा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या चीज़ को मापता है, ठीक है, एम्पियर में। ठीक है, तो विद्युत धारा की मापने की इकाई कौन है, तो एम्पियर है। 73 का कौन हो जाएगा, 73 का भी हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका सौर सेल। क्या है, सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, तो हो जाएगा विद्युत मोटर। वहीं अगर डायनेमो का है या जनित्र का है तो बस इसको पलट दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नतः होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बढ़िया से, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा रूपांतरण निम्नतः होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। अब देखिए यहाँ पे एक बैटरी डैश डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या बोला है, तो एक बैटरी के लिए बोला है, तो वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, मतलब AC को DC में बदलने वाले युक्ति को हम क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर। ये पहले भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होते हैं, मतलब प्रयुक्त क्या क्या होते हैं, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर कहता है डी, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है, ठीक है, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। 80 का क्या हो जाएगा आंसर, तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पारा वाष्प तथा आर्गन, पारा वाष्प तथा आर्गन।
करे कि 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 81 का क्या होगा तो ए आधार सिरे से, आधार सिरे से। आगे देखिए 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है तो 82 का आंसर कौन हो जाएगा तो 82 का आंसर हो जाएगा ए 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है, अब देखिए एक भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युतमय तार यानी लेड लिव वायर और काले उदासीन तार ब्लैक, ठीक है, न्यूट्रल वायर के बीच आरएमएस विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, 83 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा, 83 का आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट। उसके बाद तरह है 84 नंबर क्वेश्चन कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है तो 84 के आंसर हो जाएगा आपका सी प्रतिरोधिता को कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी कि दाब। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है, यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे तो अतिचालक कहेंगे। किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं तो अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो 87 का 1 होता है। पता है ना कि प्रतिरोध जो है लंबाई के सीधा समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा मतलब प्रतिरोध भी बढ़ेगा। कह रहे हैं कि प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाता है, लंबा किया जाता है मतलब लंबाई को बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा तो बढ़ेगा। वहीं कहता है कि अगर कम किया जा रहा है मतलब लंबाई कम तो प्रतिरोध भी कम। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है तो कम दाब पर पारा, कम दाब पर पारा। 89 नंबर बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। 89 का क्या हो जाएगा तो 89 का बी हो जाएगा रेगुलेटर, रेगुलेटर, रेगुलेटर। उसके बाद देखिए 90 नंबर एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, विद्युत की पूर्ति को क्या करता है काट देता है। ठीक है, काम करता है, काम जो है वो कैसे करता है तो धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट जो है कितना के बराबर होता है तो 91 को हो जाएगा आपका भी। ठीक है, सॉरी बी। ठीक है, बताया ना एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य हम क्या कहते हैं विद्युत विभव कहलाता है। देखिए विभव, विभव बराबर क्या होता है तो कार्य बटा आवेश होता है। विभव का मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। आवेश ये कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलम्ब होता है। तो वही करा देखिए 1 वोल्ट का मान जो है प्रति और जूल प्रति कूलम्ब बराबर होगा। ठीक है, 1 वोल्ट तो जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होगा। अब देखिए 92 नंबर कह रहे कि जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है, जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है, तब क्या होता है तो यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है, डायनेमो एक मशीन है इसका काम क्या है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। 93 का आंसर कौन हो जाएगा तो डी हो जाएगा। चलिए 94 नंबर देखिए क्या करें। 94 नंबर क्वेश्चन करें कि एक धारावाही चालक संबंधित है, एक धारावाही चालक संबंधित है तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, विद्युत प्रतिरोध को मापता है। ठीक है, 95 का आंसर कौन हो जाएगा तो ओम मीटर, विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण कौन सा है तो 96 का आंसर कौन हो जाएगा तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका बी गैल्वेनोमीटर। 97 में क्या करें कि किसी प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, इसका आज से क्या है तो 97 को हो जाएगा बी, इसमें आवृत्ति 3 साइकिल्स प्रति सेकेंड है। अब चलिए 98 नंबर देखते हैं। कराए कि जब लघुपथ की दशा घटित होती है परिपथ में धारा,
जब लघु पथ की दशा घटित होती है तो परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है, तो 99 का हो जाएगा आपका सी, मानव शरीर। ठीक है, अब देखिए 100 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थान में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजन को व्युत्पन्न करता है, तो सही का आंसर कौन हो जाएगा, तो डी यानी कि कूलॉम का नियम। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है। ठीक है, विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन है, तो 101 का हो जाएगा आपका सी, जेम्स पी जूल। दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि और भी आपके दोस्त जो है वो भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।